आप सभी को नमस्कार हम दोनों की तरफ से। पिछले हफ्ते मैं एक प्रोग्राम ज़रूर मिस कर गया था। थोड़ा-सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज आनंद आपका एक बार फिर से स्वागत है इस प्रोग्राम में। थोड़ा मेरी आवाज़ भी अभी ढीली पड़ सकती है इस कार्यक्रम में। तो आज मैं आपसे शुरू करूँगा। हमारी जो बात हो रही है आजकल, सबसे ज़्यादा हो रही है ट्रम्प के टैरिफ्स को लेकर। दुनिया में एक तरह से हाहाकार मचा है। कल करीब 20 लाख करोड़ से हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज था, उसकी वैल्यूएशन नीचे आ गई। हमारी सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट किसी भी मंत्री से, आप प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, कहीं से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और एक बिल्कुल साइलेंस बनाया हुआ है सबने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का इतनी ज़रूरी मीटिंग थी, ये संसद छोड़ के ये पहले थाईलैंड गए, वहाँ से फिर ये श्रीलंका गए। मैं उसकी आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, वो भी दर्शकों को समझना चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग ये अटेंड करने गए थे। यहाँ पे इन्होंने आनंद एक मीटिंग की है श्रीलंका की 1996 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, उनके साथ ये 3 घंटे की इन्होंने मीटिंग की है। मतलब इतनी ज़रूरी मीटिंग थी कि ये सारा संसद छोड़ के, यहाँ का कामकाज छोड़ के और ये वहाँ पहुँच गए हैं श्रीलंका में। लेकिन मैं इसके साथ एक और आपको भी खबर दिखाता हूँ कि ये मीटिंग हुई है 6 तारीख को प्रधानमंत्री की, और ये 7 तारीख को ये खबर आई है कि अदानी का जो कोलंबो टर्मिनल है, उसका इनॉग्रेशन हो गया है। अब ये काफ़ी दिनों से ये मामला अटका हुआ था, अदानी जी का कोलंबो टर्मिनल को लेकर। लेकिन 7 तारीख को ये चालू हो गया है, और अगर आप नेट पे देखेंगे तो छोटी-छोटी खबर में ये बताया भी जा रहा है। तो आनंद, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा कि दुनिया एक तरफ बिल्कुल खतरा सा बना हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी अपना विदेश यात्राओं में लगे हुए हैं। आनंद। जी। मैं पहली चीज तो ये है कि भाई देखिए, दोस्त दोस्त ना रहा, मतलब दोस्ती अगर हो तो अडानी और मोदी जी जैसी हो। मेरे ख्याल में आने वाले समय में अब ये एक मुहावरा हो जाएगा कि दोस्ती अगर हो तो अडानी मोदी जैसी हो। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अब कुछ लोग उसको बिजनेस इंटरेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग उसको जो भी बोले, लेकिन दोस्ती तो है ही, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसा आपने खुद ही बताया कि देश, पूरे दुनिया में इस समय जिसको कहते हैं आग लगी हुई है, हाहाकार है। मोदी जी यहाँ भी गए थे और मोदी जी एक और काम किए थे। कल मोदी जी ट्विटर पे मोटापा कैसे घटाएं इस पे लंबा एक ट्वीट कर रहे थे। तो वो जो आपने ये खबर अभी बताई है अडानी जी की, ये मैंने किसी प्रिंट मीडिया में नहीं देखी है। और ये भी जो अभी आपने लगाया वो अडानी जी के हवाले से है। प्रिंट मीडिया में हमने और आपने ये नहीं देखा। हमने आपने प्रिंट मीडिया में कहीं भी वो जो कोलंबो की फोटो है उसमें कहीं ये नहीं देखा कि ये कुछ और बात भी हो रही है। इन्होंने भी आके कोई ट्वीट नहीं किया है। तो एक हफ्ते पुरानी हुआ है ना कहावत, एक और है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तक तो आप छोटी भी चीज करने जाते थे तो इतना हल्ला मचाते थे। आप कोलंबो अगर इनके लिए गए थे, देखिए वो इसलिए भी नहीं कह रहे हैं, उनको भारत से डर नहीं है। उनको भारत के अपने वोटरों पे पूरा भरोसा है कि वो किस तरह से कहेंगे, दो मस्जिद के नीचे और मंदिर निकलवा देंगे और उनका इलेक्शन पार हो जाएगा। ये बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट है। आज उनकी सारा जो दिक्कत और डर है वो उनको अमेरिका से है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सारा कुछ हो रहा है, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुंह पे बिल्कुल चुप्पी ताला लगाए बैठे हैं, उसका अलग अलग लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पर मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं वो ताला इसलिए लगा हुआ है कि अगर वो ताला हटा तो अडानी जी की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। और अमेरिकन कोर्ट में इस बुरी तरह से घिरे हुए हैं कि जिसको कहते हैं कि वो मालूम नहीं क्या क्या चीजें वहां से शुरू कर रहे हैं। तो ये ताला, मुंह पे ताला लगाने की जो पहली शर्त है कि मोदी जी को अडानी जी पे कुछ नहीं बोलना है। वहां मतलब अमेरिका के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है। अगर आपने मुंह खोला तो अडानी जी तकलीफ में आ जाएंगे। और दोस्ती के लिए क्या है? दोस्ती के लिए लोगों ने अपने घर कुर्बान किए हैं, लोगों ने अपने जायदाद कुर्बान की है। अब कोई आदमी देश कुर्बान कर दे रहा है तो दोस्ती दोस्ती इससे बड़ा है। और हम और आप शायद उसको नहीं समझ सकते, हम और आप भी दोस्त हैं। एक एक स्टेज के बाद हम लोग हाथ जोड़ लेंगे, भैया ऐसी दोस्ती से वो नहीं, अब बख्शो हमें। लेकिन अगर दोस्ती हो तो ऐसी हो कि क्या परिवार, क्या वो मतलब क्या पीएसयूज और क्या देश नेछावर है तुम पे। तो भाई आने वाले उसमें याद किया जाएगा कि एक दोस्ती ऐसी भी थी
जिसमें देश हो चाहे कुछ हो, दोस्ती के ऊपर सब कुर्बान था। अजय। जी आनंद, अब मैं आज का जो दूसरा विषय मैंने आज आज सुबह ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है गवर्नर्स के खिलाफ। एक जनरल सी है वो जजमेंट, लेकिन खास करके तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ ये आई है। और ये काफी बड़ा सेटबैक है ये गवर्नर साहब को। ये पुराने आईपीएस अफसर रह चुके हैं। ये हर बिल पर बैठ जाते हैं, महीनों बैठ जाते थे, और उसके बाद इनको अगर पूछा जाए तो ये कहते हैं मैं प्रेसिडेंट के पास भेज रहा हूँ। तो ये इस सब का संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इनको अच्छी खासी फटकार लगाई है। एक तरह से डांट बड़ी जोर की लगी है, और जो कुछ इन्होंने किया है उसको स्टे आ गया है। इनफैक्ट अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टाइमलाइंस भी निर्धारित कर दी है कि आप 1 महीने से ज्यादा नहीं बिल पर बैठ सकते हैं। आप उस पर जैसा भी है डिसीजन लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो जब इतनी बड़ी फटकार लगी है तो इन साहब को रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन शायद ये लोग इतनी मोटी चमड़ी के हो चुके हैं। इससे पहले ये पहले भी हो चुका था कि तेलंगाना की जो गवर्नर थी, उन्होंने तमिल साई, उन्होंने भी ऐसे ही शुरू किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां फटकार लगाई थी। तो इस सब के एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो गवर्नर्स हैं, ये बार बार इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ये देता है जजमेंट, और ये फिर भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। आपका क्या इसमें कहना है आनंद? नहीं, मैं थोड़ा इसको रिवर्ट, इसमें जजमेंट, इसमें गवर्नर को कुछ सुधारना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो केंद्र सरकार को सुधारना है। केंद्र सरकार उन्हीं को गवर्नर बनाएगी, इस रोल के साथ भेजेगी कि आपको ये करना है। तो ये कोई गवर्नर साहब नहीं हो रहे हैं, ये केंद्र सरकार के एक बाबू के रूप में जो वहां बैठे हुए हैं। और केंद्र सरकार, अच्छा अब हुआ क्या है, सरकार और बीजेपी अब गड़बड़ हो गई, अब एक है, बीजेपी एंड सरकार इज सेम। दे आर द एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी ऑफिस इन तमिलनाडु। मैं लेकिन थोड़ा अजय, आपकी एक बात से मुझे मैं मेरा एक थोड़ा इस पे अलग व्यू है। अलग व्यू ये है कि जस्टिस पर्दीवाला ने बहुत अच्छा जजमेंट किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही है कि भाई उन्होंने 10 उस पे जो बैठे हुए थे उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि जब आपने उसको पहली बार लौटाया और अगर जब वो दूसरी बार आया है तो उस दिन से मान लिया जाएगा कि वो एसेट आपका एसेट मिल गया था जिस दिन वो दोबारा आपके पास आया था। उन्होंने काफी आगे जाके इस बात को किया है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये विधानसभा के द्वारा प्रॉपर जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उसके द्वारा पास एक बिल था। उस एक चुनी हुई सरकार ने इस बिल को दिया था। वो लोगों के लाभ के लिए था, लोगों के जनरल वेलफेयर के लिए था। मेरे दो प्रश्न हैं। एक, आपने उसको अगर देरी की तो व्हाट इज द कॉम्पनसेशन यू आर गोइंग टू गिव इट टू द पीपल, बिकॉज उससे जो लोग अफेक्टेड थे उनको एक लंबे पीरियड तक, एक ऐसे व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि उसने गलत काम किया है और जो आईएएस भी है, ये अगर कल के दिन कहीं आईएएस नहीं होते, कोई भाई एक्टिविस्ट होते, आ गए होते, कोई पेंटर होते और इनको पता ही नहीं था, ये सारा ये काम ये करते हैं जो बाबू लोग हैं, इनको पता है तो इन्होंने बाबूगिरी अपनी पूरी की। व्हाट इज द कॉम्पनसेशन, नंबर वन, एंड व्हाट इज द पनिशमेंट? उन्होंने एक जो जनरल विल है, पीपल्स विल को अगर का सम्मान नहीं किया, उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की है, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। Why Supreme Court has not made a complete judgment by which he should have been trial? There should, अगर डायरेक्ट वो नहीं भी करता तो ट्रायल तो करता ही। तुमने एक पब्लिक एट लार्ज के पब्लिक वेलफेयर की स्कीम में अगर आपने अड़ंगा लगाया तो आप पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए उसके ट्रायल कर दीजिए। और कॉम्पनसेशन क्या आप दिया जाएगा, ये कॉम्पनसेशन के लिए केंद्र सरकार से कहिए कि तुम्हारा आदमी, क्योंकि ही इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव टू तमिलनाडु, बिकॉज पीपल ऑफ तमिलनाडु आर affected by that, and what is the punishment which Mr. Ravi Kumar is going to leave aside? ये resignation तो छोटी चीजें हैं, इनको तो इनके ऊपर मुकदमा चल के इनको सजा होनी चाहिए। मैं इससे कम, और क्रिमिनल ऑफेंस है ये, मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट हूं। क्यों सुप्रीम कोर्ट की कलम वहां जाके रुक जाती है और एक खत के बाद वो फिर आगे नहीं बढ़ता है, ये भी, इस पे भी क्या टिप्पणी करें अजय?
जी, आनंद। अब मैं तीसरा विषय आपसे बात करूँगा बिहार के बारे में, जहाँ पे राजनीति गरमाती जा रही है। मैंने एक प्रोग्राम भी इस पे मैं कर चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ डेटा भी दिखाया था कि जिस हिसाब से मेरे हिसाब से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अब इर्रेलेवेंट सी हो गई है बिहार के अंदर। कल वहां राहुल गांधी गए हुए, कल या परसों, और जो भीड़ देखने को मिली है, मैं यहाँ ग्राफिक लगा रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये कोई भाड़े के लोग नहीं थे, ये सारे लोग आके और इंटरेक्ट कर रहे थे। ये ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में ये चल रहे हैं। तो जमीनी हालत बिहार में एक्चुअली काफी खराब चल रहे हैं। और मैं जल्दी से वो 2 स्लाइड दिखा देता हूँ जो मैंने अपने प्रोग्राम में भी दिखाए थे। ये वहां का सीट शेयर है इस वक्त बिहार के अंदर। यहाँ पे बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी के सीट्स हैं। अगर आप देखें 2020 में, तो पहली बार जेडीयू जूनियर पार्टनर बना था और बीजेपी आगे निकल रही थी। लेकिन कभी भी सिंगल पार्टी ने बिहार में हाफ वे मार्क आज तक क्रॉस नहीं किया है, जो 122 सीट का था। और इसीलिए इनको हमेशा ये रहता है कि किसी पार्टनर को ये ढूंढे। और एलजेपी अपना काम कर गई थी। इन्होंने जेडीयू को नीचे लाने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। इसीलिए मेरा मानना है कि नीतीश कुमार के दिन अब खत्म हो गए हैं। अब जो फाइट होगी वो बीजेपी और आरजेडी और कांग्रेस के बीच है। और यहाँ पे पिछले इलेक्शन में आप देखेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस ने कोई इतना खराब प्रदर्शन नहीं किया था, हालांकि सत्ता में वो नहीं आए थे। तो मेरा मानना है कि दे स्टैंड अ गुड चांस इन दी नेक्स्ट इलेक्शन, और शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने इसकी जल्दी तैयारी शुरू कर दी है। तो ओवरऑल बिहार की राजनीति और वहां पर क्या चल रहा है, और आप राहुल गांधी के बारे में, वो क्या रिवाइवल प्लान है उनका, इसके बारे में आपका क्या विचार है, आनंद? देखिए, मेरे मेरे जो मैं जिस तरह से समझ रहा हूं और जिस तरह से मैं देख रहा हूं, एक दो चीजें स्पष्ट कर लीजिए। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें इंडिया गठबंधन, उस समय उसको यूपीए कहते थे, तो मैं उसको फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया गठबंधन ही बोलूंगा, वही सारे लोग थे। और एनडीए के बीच में 12,000 वोट का फर्क था, केवल 12,000 वोट का फर्क था, ये याद रखिएगा। और ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि 12,000 वोट कुछ होते नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा आपने दिखाया कि जेडीयू की 43 सीट हो गई थी, अभी तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस, और बीजेपी की सीटें बढ़ गई थी। जो जो ये वक्फ वाला मामला हुआ है, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। 2000 जो पिछला 20 का इलेक्शन था, उसमें चिराग पासवान को अमित शाह ने आगे करके नीतीश कुमार को हरवाया था, उनकी सीटें कम करवाई थी, जिससे वो बार्गेनिंग की स्थिति में ना रहे। अब आज की तारीख में मैं एक चीज तो बिल्कुल ये ठीक समझ लीजिए कि बिहार में जब तक दो पार्टी एक साथ नहीं आएंगी, वो एनी टू, और वो मैं सबकी बात कर रहा हूं, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी, इन दो में से किसी को भी दो को साथ आना है, तभी वो फाइट करके कुछ इलेक्शन की बात कर सकती हैं। एक अकेली पार्टी, कम से कम 2025 में एक अकेले पार्टी की उतनी सीटें नहीं आ सकती हैं। तो बीजेपी के लिए पहली मजबूरी यह है कि अगर उसको अपनी सरकार बनानी है, तो उसको जेडीयू को साथ रखना है। उसका एक फैक्ट और चेक कर लें, हालांकि उसका उसका मतलब अब बहुत नहीं रह गया है। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों को 12-12 सीटें मिली हैं, ये याद रखिएगा। और वोट परसेंटेज 19% वोट जेडीयू को मिला है, 21% बीजेपी को मिला है। तो कोई ये भी नहीं है कि बहुत वोट परसेंट, बिल्कुल आसपास क्या है मामला। स्ट्राइक रेट जेडीयू का ज्यादा, 16 सीटें मिली थी, 12 जीती, बीजेपी 17 मिली थी, 12 जीती। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं कि आप अभी जेडीयू को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब वहां पे जहां तक जेडीयू के लोकसभा की बात है, उसमें से काफी लोग ऐसे हैं, और खास करके लेड बाय ललन सिंह, जो मन से, कर्म से, वाणी से, सब तरह से वो बीजेपी में है, लेकिन तन से उनको जेडीयू में रहना पड़ता है, क्योंकि वो जेडीयू के टिकट पे जीत के आए हैं। जेडीयू इसकी वजह से बीजेपी आश्वस्त है कि वो जो कुछ भी हो जाए,
अब अगर वक्फ बिल को इस समय पुश करने की, आप वैसे सोचिए तो वक्फ बिल 5 महीने बाद भी आ सकता था। वो तो भाई आपकी जेपीसी और इस तरह की बातें, अटकलें हम लोग भी लगा रहे थे। अगर इस समय वक्फ बिल आया और एक ही इलेक्शन है, तो उसमें नीतीश कुमार को डाउन साइज करने के लिए आया है, क्योंकि नीतीश कुमार को कुछ, अब वो वोट कितने, मतलब टोटल मुस्लिम समुदाय के अगर 100 वोट है तो उसमें 5 मिलते थे कि 20 मिलते थे कि 25 मिलते थे, दैट कैन बी डिबेटेड, पर कुछ मिलते थे। बीजेपी को कुछ नहीं मिलते हैं, 100 में से एक भी नहीं मिलते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन जेडीयू को मिलते हैं। और लार्जर उसमें इस तरह के छोटे छोटे वोट मिलके ही माहौल बनाते हैं, और वो जेडीयू के पास से पूरी तरह से बीजेपी ने कोई वो नहीं, बीजेपी का पहला टारगेट यह है कि इनको ठीक करो, कट टू साइज। तो ही बाई 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 दिस वक्फ बिल उन्होंने क्या किया है, दे हैव इंश्योर्ड कि नीतीश कुमार को मुसलमानों का बिल्कुल उनके पास से भाग जाए। तो पहली चीज तो उन्होंने ये की। अब वो भाग के इंडिया गठबंधन में जाते हैं और उससे उनका इंटरेस्ट नहीं, उनको पता है कि वो मुसलमानों के वोट उनको नहीं मिलेंगे। तो पहला तो उन्होंने ये पकड़ा। दूसरा उनका यह है कि अगर नीतीश कुमार के बहुत ही कम हो जाते हैं एमएलए, तब वो स्टेक कर सकते हैं कि साहब आपके अगर 20 एमएलए जीते हैं, हम 100 एमएलए जीत के आ रहे हैं, तो भाई फिर तो चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा ना। उनको किसी भी तरह से इस बार अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी को चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं अनाउंस कर रही है कि चाहे 1 सीट आए चाहे 50 सीट आए, हमारा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है? बीजेपी इज नॉट अनाउंसिंग दैट। तो ये तो हो गई आपका एक पार्ट की बात, क्योंकि आप टोटलिटी में राहुल गांधी का जाना पूछ रहे थे। दूसरा, एक बीजेपी एक नैरेटिव चला रही है, बीजेपी चला रही है, और बीजेपी स्पॉन्सर्ड मीडिया भी चला रही है कि आरजेडी में बहुत बेचैनी है और बिल्कुल गुस्सा है, और लालू और तेजस्वी बहुत गुस्सा है कि कांग्रेस कन्हैया को कैसे आ गया, और वो टॉलरेट नहीं करेंगे। आप किसी भी तरह से, मतलब वो कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आप तो भाई आईटी वाले हैं तो आपको फॉर्मूले ज्यादा आते हैं, मुझे तो उतने नहीं आते हैं। कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, तेजस्वी यादव को अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो कांग्रेस को सफल होना जरूरी है। तेजस्वी यादव कैनॉट बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस कम्स बैक विथ मोर सीट्स। तेजस्वी यादव पिछली बार ही चीफ मिनिस्टर बन गए होते हैं, अगर कांग्रेस 70 सीटें लड़ी थी, 19 जीती थी, 19 की जगह 30 जीत गई होती तो चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होते। आज की तारीख में कांग्रेस को किनारे करके अगर आरजेडी अकेले लड़ती है, तो ये पता है कि जो पिछली बार 75 सीट आई थी, वो 75 से, फिर मैं कह रहा हूं डिबेट हो सकती है, लेकिन वो 74 होंगी, 76 नहीं होंगी। दे विल रिड्यूस मे बी बाई 1 और मे बी बाई हाफ और मे बी आई डोंट नो, पर वो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं आरजेडी। तो 2025 का विधानसभा इलेक्शन जीतने के लिए यह आवश्यक है कि सारे लोग मिलकर इलेक्शन लड़ें। ये एक बात हो गया। वक्फ बिल का जो एक और इफेक्ट हुआ है बिहार में, जो उसको भी दर्शकों को समझाना जरूरी है। इस इलेक्शन के बाद, जो आपने 2024 में उस इलेक्शन का एक नमूना देखा था, आप उत्तर प्रदेश को ठीक से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने 2024 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से पहले, ये बिल्कुल मोर और लेस इट वाज डिसाइडेड, ये सबको फील हो रहा था कि मुस्लिम्स आर बिहाइंड कांग्रेस, वो कांग्रेस के पीछे अलाइंड थे, और इस तरह से अलाइंड थे कि इररिस्पेक्टिव कांग्रेस को 2000 वोट मिलते हैं कि 2 लाख वोट मिलते हैं, कि वो जीतता है कि हारता है, हम कांग्रेस को वोट देंगे। और वो एक बड़ा फैक्टर था समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के ऊपर, कि गठबंधन को इंटैक्ट रखा जाए, अच्छे से इलेक्शन लड़ा जाए, और इंटैक्ट होकर अच्छे से इलेक्शन लड़ा गया है। तो आज की तारीख में ये भी फैक्ट है कि देश की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। दे आर द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर बीजेपी एंड कांग्रेस इन पार्लियामेंट। तो विन विन सबके लिए है। अब आप आ जाइए, मैं किस रेफरेंस से बता रहा हूं, उसका कारण है। विधानसभा इलेक्शन पिछली बार जब हुआ था बिहार में, तो उसमें बीजेपी तो किसी को सीट देती नहीं है। जेडीयू ने 11 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया था, 0 जीते थे, और वहां पे टोटल 19 एमएलए जीत के आए थे। उसमें से 8 आरजेडी के थे, 5 एआईएमआईएम के थे, 13, 4
कांग्रेस के थे 17, एक सीपीआई का था 18 और एक और थे 19 लोग। एक भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीएसपी का था, मैं 19वां का या नहीं हूं, लेकिन वो नॉन एनडीए वाले थे। 19 सीटें जीती थी। मेरा अपना निश्चित मानना है इस बार, अगर मैं जितनी पॉलिटिकल एनालिसिस में समझता हूं, मैं राजनीति समझता हूं, बिहार में इस बार ये प्रेशर इंडिया गठबंधन के ऊपर भी और एआईएमआईएम के ऊपर भी है। इंडिया गठबंधन के ऊपर प्रेशर यह है मुसलमानों का कि आपको एआईएमआईएम को सीटें देके अपने के साथ इलेक्शन में उनको अकोमोडेट करना है। पिछली बार वो 17 सीटें लड़े थे, 17 टिकट में उनको 5 जीते थे। अब वो 17 में 2 देते हैं, 5 तो उनके सिटिंग ही है, उससे ज्यादा देते हैं। पर द प्रेशर इज ऑन इंडिया अलायंस दैट यू हैव टू गिव अकोमोडेट एआईएमआईएम। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के ऊपर भी मुसलमानों का प्रेशर है कि आपको लड़ना इंडिया गठबंधन में जाके है, ये आप अकेले लड़ेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है ये बहुत ही ज्यादा बाइपोलर होगा, और जिसमें जो मुस्लिम वोट पिछली बार उन्होंने एआईएमआईएम के कैंडिडेट को जिताया था, क्योंकि वो फिगर कहीं कोई 47 बोलता है, कोई 54 बोलता है, मेरे हिसाब से 47, लेकिन क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले कहते हैं नहीं 54 सीटें ऐसी हैं बिहार में जहां पे मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, जहां 20% ज्यादा मुस्लिम वोट है। 8 सीटें ऐसी जहां 40% ज्यादा मुस्लिम वोट है। तो मेरे हिसाब से वो सारे वोट इस समय कंसोलिडेट होकर इंडिया गठबंधन में जाएंगे, और वो एक डिसाइसिव एज जरूर रहेगी। और उन सबके लिए आज अगर राहुल गांधी वहां घूम रहे हैं, अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है, राहुल गांधी उनके वोट बढ़ रहे हैं, तो वो ये याद रखिएगा अल्टीमेटली वो वोट इंडिया गठबंधन के बढ़ रहे हैं। और लास्ट बात कह के मैं खत्म करूंगा, लोग जो एक बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, इस देश में आफ्टर कांग्रेस में बोल रहा हूं, द ओनली पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा के अगेंस्ट खड़ी रही है जब से बीजेपी की सरकारें बनी, वो उसका नाम आरजेडी है। कोई और ऐसी पार्टी नहीं इस देश में जिसने बीजेपी से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हाथ ना मिलाया जी। अकेली पार्टी जो उनके विरोध में खड़ी रही है, जाड़ा गर्मी बरसात में खड़ी रही है, सीटें आई तब खड़ी रही है, सीटें नहीं आई तब खड़ी रही है, लालू जेल में गए थे तब खड़े रहे थे, जेल से बाहर आए थे तब खड़े रहे थे। तो इसलिए वैचारिक उसमें मैं बिल्कुल लालू यादव जी की इसी बात से इज्जत कर, उनके बाकी जो भी घोटाले हो, जो उन्होंने अच्छा किया बुरा किया वो उनका जाने, लेकिन पॉलिटिकली समवन हु हैज टेकन अ स्टैंड इवन ऑन दिस कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनकी जो हेल्थ है वो हेल्थ, अब ईश्वर करे उनकी लंबी आयु हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसने विचारधारा के लिए कोई जीरो कॉम्प्रोमाइज किया है, आरएसएस की विचारधारा के लिए, सेक्युलर विचारधारा के लिए, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इंडिया गठबंधन में कोई आपस में झगड़ा फसाद नहीं है, ये सब लोग एक साथ होकर इलेक्शन लड़ेंगे। द ओनली थिंग इज एआईएमआईएम को कैसे अकोमोडेट करते हैं वो देखने वाली बात होगी। अजय जी आनंद, बस चलते चलते इसी संदर्भ में प्रशांत किशोर जी, उनका क्या इफेक्ट होगा आने वाले इलेक्शन में? क्या बीजेपी उन्हें रिप्लेसमेंट देख रही है एलजेपी का? आनंद नहीं, उनको कोई रिप्लेसमेंट नहीं दे रही, उनकी पोल पट्टी खुल गई है। और देखिए ऐसा है ना, ये लोगों को लगता है नेतागिरी हलवा है, हलवा कोई गर्म खाए कोई ठंडा। नेतागिरी ऐसा हलवा है कि मुंह जल जाएगा और छाले ऐसे पड़ेंगे, जीवन भर वो छाले नहीं ठीक होंगे। इट इज वन ऑफ द नहीं, द टफेस्ट थिंग इन द ऑन अर्थ इज पॉलिटिक्स। क्योंकि आपको अपनी वैल्यूज को भी संभाल के रखना है, इलेक्शन भी लड़ना है, वो भी कुछ है, वो सुबह है, इलेक्ट्रेट है, और खास करके अगर आप पावर पॉलिटिक्स में हो, अगर आप इलेक्शन वाली पॉलिटिक्स में, तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर साहब जल्दी ही आपको 1-2 साल में फिर वापस उसी रोल में नजर आएंगे, जो लोगों को समझाते हैं तुम ऐसे जीतोगे, तुम व्हाइट टी शर्ट पहनो, तुम ब्लैक पहनो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो कंसल्टेंट ही ठीक है, उसी में कंसल्टेंट अच्छे हैं, वो कंसल्टेंसी ही करते हुए नजर आएंगे। पॉलिटिक्स से वो कितनी जल्दी नाता तोड़ते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। अजय राइट, थैंक यू सो मच आनंद, आपने समय निकाला। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।